हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे साथ। मैं हूं अर्पण शुक्ला। आज से हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। क्लास 12th की बायोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम लोग 3 चैप्टर्स को पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लेकिन आज का ये सेशन रिप्रोडक्शन बेसिक्स के लिए होने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों ही चैप्टर्स को आपको समझने के लिए। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन। तो इन दोनों में ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है, उस प्रोसेस को समझने के लिए आपको जरूरी है समझना रिप्रोडक्शन बेसिक्स क्या होते हैं। तो आज का ये सेशन एक तरीके से रिप्रोडक्शन यूनिट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन बेसिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? रिप्रोडक्शन बेसिक्स के बारे में। और बेसिक्स होने के बाद फिर हम लोग चैप्टर्स को शुरू करेंगे। रिप्रोडक्शन बेसिक्स। रिप्रोडक्शन बेसिक्स बेसिक्स में शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले लाइफ स्पैन से। तो लाइफ स्पैन क्या होती है? व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन किसको कहा जाता है? लाइफ स्पैन क्या होती है? देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ हो गई। डेथ नेचुरल है, नेचुरल डेथ हो गई। कुछ टाइम तक ये जिंदा रहा होगा, कुछ टाइम तक इसने इस पृथ्वी पे समय बिताया होगा। तो वो जो टाइम है, जितने टाइम तक ये पृथ्वी पे था, जितने टाइम तक ये जीवित था, उस टाइम को ही लाइफ स्पैन कहते हैं। यानी लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन इट इज द टाइम पीरियड, इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर के डेथ, नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को ही बोलते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। इसी टाइम पीरियड को ही क्या बोला जाता है? लाइफ स्पैन बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या देख सकते हैं? जैसे ह्यूमन है, बटरफ्लाई, ह्यूमन हो गया बटरफ्लाई, क्रो, पैरट, टॉर्टोइस, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल। इन लोगों के लाइफ स्पैन कितने कितने हो सकते हैं? तो ह्यूमन के हम लोग अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर्स मानते हैं, बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक, ठीक है, क्रो का 15 ईयर, पैरट का 140 ईयर, टॉर्टोइस का 150 ईयर, क्रोकोडाइल का 60 ईयर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं लाइफ स्पैन के, कि अलग अलग इंडिविजुअल का, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, और उस टाइम पीरियड के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ यहाँ पे नेचुरल होनी चाहिए। द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे ये जो लाइफ स्पैन लिखा है, यानी कि टाइम पीरियड लिखा है, ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं है, ये ऑन एन एवरेज स्पेसीज लेवल पर होता है। जैसे हम लोग देखें तो ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन दे रखा है वो 70 ईयर का दे रखा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर एक मनुष्य 70 साल तक ही जीवित रहेगा। हो सकता है कि किसी की मृत्यु 70 साल से पहले, 70 साल से पहले ही हो जाए। हो सकता है कि कोई जन्म लेते समय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो 70 साल से ज्यादा टाइम तक जीवित रह जाते हैं, 100 पार कर जाते हैं, 100 साल के बाद भी जीवित रह जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो एवरेज लाइफ स्पैन, ये जो लाइफ स्पैन लिखी गई है, ये एवरेज लिखी गई है और ये स्पेसीज लेवल पे है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत, जिस प्रोसेस के द्वारा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इसको समझते हैं थोड़ा।
जैसे मान लीजिए कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, कुछ लोगों का समूह है, इसमें ये कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं। अब इनका कुछ पर्टिकुलर लाइफ स्पैन रहा होगा, हर एक का एक निश्चित समय ही है, उतने ही निश्चित समय तक उनको जीवित रहना है। तो इन लोगों का कोई भी निश्चित टाइम पीरियड रहा होगा, मान लेते हैं कि ह्यूमन से, तो इनका लगभग टाइम पीरियड 70 ईयर का रहा होगा। 70 साल तक ये लोग जीवित रह रहे हैं, लेकिन 70 साल के दौरान ये अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि 70 साल के दौरान इंडिविजुअल तो मर जा रहा है, इंडिविजुअल की डेथ हो जा रही है, लेकिन वो अपने डेथ से पहले अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरीके से ये भी अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, ये भी अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, ये भी अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, ये भी करेंगे। तो इंडिविजुअल्स की डेथ होती रहती, इनकी डेथ हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी, इनकी इसी तरीके से इंडिविजुअल्स की डेथ होती रहती है, लेकिन अपने डेथ से पहले वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो ये जिस प्रोसेस के थ्रू होता है, उस प्रोसेस को ही कहते हैं रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन जो है, ये अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने का एक प्रोसेस है। फायदा क्या है इसका? तो सिग्निफिकेंस इसका ये है कि रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी। इसका सिग्निफिकेंस क्या बनेगा? तो ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी, enables the continuity of species generation after generation। एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक की कंटिन्यूटी को, स्पीसीज की कंटिन्यूटी को ये मेंटेन करता है। अगर यहाँ पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस ना होता तो हर एक इंडिविजुअल अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के बाद मान लीजिए कि उनकी डेथ हो गई, अब रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो जो नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए थे उनकी भी डेथ हो जाएगी और वो अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। तो रिप्रोडक्शन स्पीसीज की कंटिन्यूटी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन करता है, यही इसका सिग्निफिकेंस है। रिप्रोडक्शन का यही सिग्निफिकेंस है। रिप्रोडक्शन क्या करवाता है? तो रिप्रोडक्शन स्पीसीज की कंटिन्यूटी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन करके चलता है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी? तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग क्या है? प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, अपनी ही तरीके के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। यहां पे ये भी खास बात है ध्यान देने की कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी ही तरीके के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है। मनुष्य से मनुष्य का ही बच्चा पैदा होगा, मनुष्य से कभी किसी दूसरे जानवर का बच्चा पैदा नहीं होगा। नेचर में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। मनुष्य से हमेशा मनुष्य के ही बच्चे पैदा होंगे। लाइक बिगेट्स लाइक का कंसेप्ट यहाँ पे चलेगा। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन का कुछ इंट्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइफ स्पैन क्या था? टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। उसके बाद रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस ये है कि इट इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये स्पीसीज की कंटिन्यूटी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन रखता है। और यही कारण है कि ह्यूमंस जिनका एवरेज लाइफ स्पैन 70 ईयर का है, ये पिछले 40,000 सालों से पृथ्वी पे रहते आ रहे हैं। क्यों? रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा। क्योंकि हर रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा हर एक इंडिविजुअल अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। हम लोग अगर अपनी बात करें मॉडर्न ह्यूमन, तो ये पिछले 40,000 सालों से पृथ्वी पे रहता हुआ आ रहा है। किस प्रोसेस के तहत? रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा। आगे हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्शन के बारे में हमने देख लिया। अब रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ये दो तरीके से होती है। रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ये दो तरीके से होती है। एक है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनके पोस्टुलेट्स देखेंगे और यही इनके बीच का डिफरेंस बन जाएगा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये सिंगल पेरेंटल होता है, सिंगल पेरेंटल होता है।
और जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये बाई पेरेंटल होते हैं। बाई पेरेंटल का मतलब ये है कि यहाँ पे एक मेल होगा, एक फीमेल होगी, और दोनों अपने गैमीट्स बनाएंगे और दोनों की मिलने की वजह से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। यहाँ पे सिंगल पेरेंटल होगा, एक ही पेरेंट होगा और उसी पेरेंट से नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे। पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। और यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन अकर्स, टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन यहां पे होता है और यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अब फर्टिलाइजेशन होता क्या है? तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। मेल और फीमेल गैमीट्स के मिलने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर आप गैमीट्स नहीं समझते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि ह्यूमंस में अगर हम बात करें, ह्यूमंस के अंदर मेल गैमीट जो है वो स्पर्म है और फीमेल गैमीट जो है वो ओवा है, ओवम है। दोनों जब मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से फिर नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जिस स्ट्रक्चर के मिलने से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसको बोलते हैं गैमीट्स। यहां पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमीट्स आपस में कभी नहीं मिलेंगे। पहली बात तो मिलना नहीं तो फॉर्मेशन ही नहीं होना है। यहां पे गैमीट्स आपस में मिलेंगे और उनके मिलने के प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन कहेंगे और उनके मिलने की ही वजह से आगे की प्रोसेस चलेगी और नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। यानी यहाँ पे गैमीट्स के मिलने की प्रोसेस नहीं होगी और यहाँ पे गैमीट्स के मिलने की प्रोसेस होगी। और वो गैमीट्स क्या है? तो गैमीट्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके मिलने से कोई नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग नया पॉइंट तो क्या हो सकता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनती है उनको क्लोन कहते हैं। क्लोन क्या है? तो क्लोन जो है ये मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं, इनको क्लोन्स कहते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे इन ऑफस्प्रिंग को क्लोन्स कहते हैं। यानी कि मॉर्फोलॉजिकली का मतलब यह है कि दिखने में एकदम डिट्टो अपने पप्पा के कॉपी होंगे। एंड जेनेटिकली मतलब कि इनके कैरेक्टर्स भी एकदम बिल्कुल अपने डिट्टो फादर के कॉपी होंगे, अपने पेरेंट की बिल्कुल डिट्टो कॉपी होंगे देखने से भी। यानी एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि बाहर से भी और अंदर से भी ये बिल्कुल अपने पेरेंट के कॉपी होते हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपका बच्चा बिल्कुल आपकी ही तरह दिखे, आपका बच्चा बिल्कुल आपकी ही तरह दिखे। जैसे हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं कि हीरो का बच्चा हीरो की ही तरह दिख रहा होता है। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बायोलॉजिकली ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि किसी का बच्चा बिल्कुल ही अपने पेरेंट की तरह दिखे। दो बहनें या दो भाई बिल्कुल एक तरीके के डिट्टो कॉपीज हो सकते हैं दिखने में, लेकिन कभी भी पिता और पुत्र या माता और पुत्री बिल्कुल भी कभी डिट्टो कॉपीज नहीं हो सकते हैं। ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहां पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग बन रही है उनको क्लोन्स बोला गया। क्लोन्स कहते किसको हैं? जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि अंदर से और बाहर से बिल्कुल डिट्टो अपने पेरेंट के फोटोकॉपी होते हैं। यहां पे क्लोन्स नहीं बनते हैं। यहां पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, उन ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन क्या है? ये सब टर्म हम लोग आगे समझेंगे कि वेरिएशन क्या होता है। खैर, वेरिएशन इज अ डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जो उनके पेरेंट्स में नहीं पाए जाते। यानी कि बच्चों के अंदर या जनरेशन के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो उनके पेरेंट्स से बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे, तो उन कैरेक्टर्स को ही वेरिएशन कहेंगे। वेरिएशन वो डिग्री है जिससे बच्चे अपने पेरेंट से डिफर करते हैं, यानी कि अलग दिखते हैं, तो उस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। और वेरिएशन आगे चल के लीड करती है इवोल्यूशन को। वेरिएशन जो है आगे चल के लीड करती है किसको? इवोल्यूशन को। क्योंकि यहां पे वेरिएशन है नहीं तो यहां पे इवोल्यूशन भी नहीं होगा, और वहां पे वेरिएशन है तो वेरिएशन की वजह से वहां पे हमको इवोल्यूशन देखने को
मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है ये सिंपल होती है और फास्ट होती है, और जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है ये कॉम्प्लेक्स होती है और स्लो होती है। यही इन दोनों के बीच की डिफरेंस है और यही इन दोनों के बीच के पोस्टुलेट्स हैं। क्या क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंटल है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यहां जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी उनको क्लोन कहेंगे। क्लोन कौन होते हैं? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, और ये एक सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होते हैं, यहाँ मेल और फीमेल होगी, इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होता है। यहाँ जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं इनमें वेरिएशन देखने को मिलती है। वेरिएशन का मतलब क्या है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो उनके फादर में नहीं है, उनके पेरेंट में नहीं है, और वेरिएशन ही आगे चल के लीड करती है इवोल्यूशन को, और ये एक कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस होती है। इन दोनों के इंपॉर्टेंस क्या है, इन दोनों की सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे हम लोगों ने रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस देखा कि रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या था? रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो स्पीसीज कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है? इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? तो चूंकि यहां पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है वो क्लोन है, वो डिट्टो एकदम फादर की कॉपी है, अपने पेरेंट की कॉपी है, तो ये हेल्प करता है कंजर्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कंजर्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के कंजर्वेशन में हेल्प करता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि इसका जो सिग्निफिकेंस बना वो ये बना कि ये कैरेक्टर्स को कंजर्व करता है। जो कैरेक्टर फादर का है वही कैरेक्टर बच्चे का है, और वही कैरेक्टर उसके बच्चे का होगा, वही कैरेक्टर उसके बच्चे का होगा, यानी हर एक जनरेशन में सेम कैरेक्टर्स पास ऑन होंगे, कैरेक्टर्स कंजर्व रहेंगे। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में चूंकि इवोल्यूशन होता है तो इसका जो सिग्निफिकेंस बनेगा, इसका जो सिग्निफिकेंस बनेगा वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स इवोल्यूशन, इट लीड्स इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन की ही वजह से आप जानते हैं स्पेसिएशन होता है। स्पेसिएशन, इवोल्यूशन की ही वजह से क्या होती है? स्पेसिएशन होती है। स्पेसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। स्पेसिएशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, नई स्पेसीज के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पेसिएशन कहते हैं। तो इस तरीके से यही डिफरेंस है सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमको डिटेल में पढ़ना है, प्लांट में भी, फ्लावरिंग प्लांट में, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम यहीं पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है? तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है ये हम लोगों ने देख लिया है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं ये हम लोगों ने देख लिया पहले ही। यहां पे हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने कितने तरीके से हो सकता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके से हो सकता है? सबसे पहले है बाई सेल डिवीजन। बाई सेल डिवीजन, सेल डिवीजन आप समझते हैं, सेल डिवीजन क्या होता है? कोई पेरेंट सेल होती है और वो डिवाइड हो जाती है। तो डिवाइड क्यों हो जाती है? क्योंकि हर एक सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक डेफिनिट रेशियो होता है। देयर इज अ डेफिनिट रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। वो रेशियो जब डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल ग्रोथ तो सेल डिवाइड कर जाते हैं। अब सेल डिवीजन दो तरीके से यहां पे हो सकता है। सेल डिवीजन के थ्रू रिप्रोडक्शन दो तरीके से यहां पे हो सकता है। एक है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? तो बाइनरी फिजन में व्हेन अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाल्वेस, मतलब ये बिल्कुल एकदम बीच से ही डिवाइड हो जाए और हर इससे एक नया इंडिविजुअल इधर बन जाए और इससे एक नया इंडिविजुअल इधर बन जाए, तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। व्हेन अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाल्वेस, तो ऐसे डिवीजन को बाइनरी फिजन कहा जाता है। एंड इट इज सीन इन एग्जांपल क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना।
इट इज सीन इन अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। मल्टीपल फिजन क्या होता है? तो व्हेन अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स, यहां पे कोई पेरेंट सेल है और ये एक से कई सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए, एक से कई सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल फिजन। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो कि क्या है? एक तरीके का प्रोटोजोन। मल्टीपल फिजन इज सीन इन प्लाज्मोडियम जो कि क्या है? एक तरीके का प्रोटोजोन। प्लाज्मोडियम आप लोग जानते हैं कि ये हम लोगों में मलेरिया बीमारी करवाता है, और जब ये इन्फेक्ट करता है हमारी लीवर की सेल्स को, या जब इन्फेक्ट करता है हमारी आरबीसी को, तब ये हमारे लीवर सेल्स में और आरबीसी में मल्टीपल फिजन करता है। मल्टीपल फिजन कभी कभी एडवर्स कंडीशन में अमीबा और यूग्लिना के अंदर भी देखने को मिलता है। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक्सेप्शनल केस क्या है कि कभी कभी अमीबा और यूग्लिना के अंदर भी मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। तो जब अमीबा और यूग्लिना मल्टीपल फिजन दिखाते हैं तो इस प्रोसेस को इंसिस्टमेंट कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंसिस्टमेंट। ऐसी कंडीशन को या ऐसी सिचुएशन को इंसिस्टमेंट कहते हैं जब अमीबा और यूग्लिना मल्टीपल फिजन दिखाते हैं तब। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन। नेक्स्ट है हम लोगों का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होगा? तो इसमें कोई पेरेंट सेल होती है या पेरेंट बॉडी होती है। पेरेंट बॉडी पे, ये पेरेंट बॉडी है, ठीक। पेरेंट बॉडी पे एक छोटा सा उभार बन जाएगा। पेरेंट बॉडी पे एक छोटा सा उभार बन जाएगा और इस छोटे से उभार को बोलेंगे बड। और ये क्या था? ये था पेरेंट सेल। ये क्या था? ये था पेरेंट। तो पेरेंट बॉडी पे एक छोटा सा उभार बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये उभार धीरे धीरे मैच्योर होगा। ये पेरेंट बॉडी, और पेरेंट बॉडी पे जो बना हुआ उभार है ये अब धीरे धीरे मैच्योर होगा, बड़ा होगा, ठीक। और आफ्टर मैच्योरेशन ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। आफ्टर मैच्योरेशन ये क्या हो जाएगा? ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और डिटैच होके एक इंडिपेंडेंट नया इंडिविजुअल बन जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बडिंग। ये क्या था? ये पेरेंट था। ये क्या था? ये पेरेंट था। और ये क्या है? ये है नया इंडिविजुअल, ये न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। पेरेंट सेल पे, पेरेंट बॉडी पे आउटग्रोथ बनेगी, स्मॉल आउटग्रोथ बनेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे बड। और आफ्टर मैच्योरेशन ये बड जो है पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बडिंग। एंड बडिंग इज सीन इन, इसका एग्जांपल क्या है? तो इट इज सीन इन ईस्ट एंड हाइड्रा। बडिंग इज सीन इन ईस्ट एंड हाइड्रा। एक इसका और भी बेस्ट एग्जांपल है और वो है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस के अंदर इंटरनल बड देखने को मिलता है। स्पॉन्जेस के अंदर इंटरनल बड देखने को मिलता है और इन इंटरनल बड्स को जेम्यूल्स कहते हैं। जेम्यूल्स। स्पॉन्जेस के अंदर इंटरनल बड देखने को मिलता है और इन इंटरनल बड्स को क्या बोलते हैं? जेम्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा मेथड, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। तीसरे मेथड पे चलते हैं। तो जो तीसरा मेथड है वो है बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन में होता यह है कि कोई बॉडी है, कोई ऑर्गेनिज्म है, और इस ऑर्गेनिज्म जो है कि बॉडी कई सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी कई सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी और हर एक फ्रेगमेंट आगे चल के नया इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। ये एक नया इंडिविजुअल, ये एक, हर एक फ्रेगमेंट से नया इंडिविजुअल बन जाएगा। इसी तरीके का सेम एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रीजनरेशन। दोनों को एक साथ में आप लोगों को बताता हूं
क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कुछ अंतर है नहीं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है कि कोई बॉडी है, पेरेंट बॉडी है, जो कि कई सारे फ्रेगमेंट्स में 2 और मोर देन 2 फ्रेगमेंट्स डिवाइड हो जा रही है और हर एक फ्रेगमेंट से नया इंडिविजुअल बन जा रहा है। रीजनरेशन जो है ये स्पेशली होती है रिपेयरमेंट के लिए। ये किसके लिए होती है? रिपेयरमेंट के लिए। और इसमें जितने भी पेरेंट बॉडी के फ्रेगमेंट्स बनेंगे, जरूरी नहीं है कि हर एक फ्रेगमेंट से नया इंडिविजुअल बनेगा, और ज्यादातर ये किसी टूटे हुए या डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए रीजनरेशन की प्रोसेस होती है, जैसे कि स्टारफिश में होती है, वो अपने आर्म्स को फिर से रीग्रो कर लेता है, जैसे कि वॉल लिजार्ड में होती है, वो अपनी पूंछ को फिर से रीग्रो कर लेता है। तो ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस है, ये डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर करने के लिए होती है। ये किसके लिए होती है? ये डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर करने के लिए होती है। हाँ, कुछ केसेस में जैसे कि प्लेनेरिया, उसमें ये फ्रेगमेंटेशन की तरह एग्जांपल दिखाता है, इसीलिए प्लेनेरिया को आप दोनों में रख सकते हो। इसीलिए प्लेनेरिया को सिर्फ रीजनरेशन नहीं बोलते, कहते हैं कि प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है कि हर एक बॉडी पार्ट जो फ्रेगमेंट था उससे नया इंडिविजुअल बन रहा है। रीजनरेशन ये स्पेसिफिकली किसके लिए हो रहा है? तो ये रिपेयरमेंट ऑफ द डैमेज्ड पार्ट, डैमेज्ड बॉडी पार्ट के रिपेयरमेंट के लिए रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या क्या है? तो एक तो है वॉल लिजार्ड, वॉल लिजार्ड, और इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लोग लिख सकते हैं स्टारफिश, स्टारफिश, और इसमें हम लोग प्लेनेरिया को भी लिख सकते हैं। इसमें हम लोग प्लेनेरिया को भी लिख सकते हैं। प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है। इसके अंदर किसके किसके एग्जांपल्स हैं इसमें फ्रेगमेंटेशन में? तो फ्रेगमेंटेशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, और इसके अंदर भी आप प्लेनेरिया को ले सकते हो, प्लेनेरिया को इसके अंदर भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन किसके किसके? फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन के बीच में। और कौन सा मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? तो और मेथड है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखी जाती है। तो स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स यूनिसेल्युलर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होते हैं। स्पोर्स क्या है? स्पोर्स क्या होते हैं? तो स्पोर्स यूनिसेल्युलर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं। यूनिसेल्युलर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होते हैं जो आगे चल करके न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। हालांकि आप लोगों ने 11th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ा होगा कि किस तरीके से स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास का जो स्पोर होता है उसको जू स्पोर कहते हैं, जू स्पोर। पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के स्पोर को कोनिडिया कहा जाता है, पेनिसिलिन के स्पोर को कोनिडिया कहा जाता है। तो स्पोर के द्वारा भी रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इतने मेथड से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के। एक और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहां पे देख लेते हैं हम लोग, नाम ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को अभी हम लोग डिटेल करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, देखिए कोई प्लांट है तो प्लांट में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, प्लांट में दो तरीके के पार्ट होते हैं। एक उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। प्लांट के अंदर दो तरीके के पार्ट्स हो गए, कौन कौन से? एक उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा उसका वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, और दूसरा उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो प्लांट्स का जो वेजिटेटिव पार्ट है वो होता है रूट, स्टेम, लीफ, ये इसके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। और जो फ्लावर है वो उनका
रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर किसी प्लांट के रूट, स्टेम या लीफ से नया प्लांट बनेगा तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेकिन अगर फ्लावर से कोई नया प्लांट बनेगा तो फिर वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाएगा, जो कि हम लोग पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर से नया प्लांट बनाएंगे तो वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और यहाँ पे रूट, स्टेम या लीफ से नया प्लांट बनाएंगे तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, जो कि एक तरीके का मेथड है। कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरीके से होता है, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल में क्या होता है? तो नेचुरल में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट, रूट के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ। नेचर में, जो नेचर में ही हो जाते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? तो रूट के एग्जांपल हैं स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, डहेलिया, डहेलिया एंड स्वीट पोटैटो। स्टेम का एग्जांपल क्या है? तो स्टेम का एग्जांपल है पोटैटो, जिंजर, ईटीसी। लीफ का एग्जांपल, तो लीफ का एग्जांपल है ब्रायोफिलम और बिगोनिया। इसका मतलब क्या है कि नेचर में ही इनके रूट से नया प्लांट बन जाएगा, या इनके स्टेम से नया प्लांट बन जाएगा, या इनके लीफ से बन जाएगा। जैसे आप लोगों ने अगर अजूबा की पत्ती देखी हो तो वो जब धीरे धीरे मेच्योर हो जाती है और धीरे धीरे वो अपने लाइफ स्पैन के अंतिम स्टेज पे होती है, तो उसकी पत्ती के बड से नए नए स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं, उस पर रूट भी निकल आती है और नई नई पत्तियां निकल रही होती है। मतलब एक तरीके से प्लांटलेट निकल रहा होता है। तो पत्ती से नया प्लांट बन रहा होता है, और जब इन स्ट्रक्चर्स से कोई नया प्लांट बनेगा तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे। हम लोग भी करवाते हैं, तो हम लोग जब करवाते हैं तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम लोग करवाते हैं तो इसको हम लोग फिर कटिंग कहते हैं, कटिंग। फिर इसको हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं, फिर इसको हम लोग लेयरिंग कहते हैं, और इसको हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। एग्जाम्पल्स इनके हम लोग देखेंगे। कटिंग का एग्जाम्पल क्या है? कटिंग का मतलब ये है कि वेजिटेटिव पार्ट को काटा और काटने के बाद लेकर के जाके हमने लगा दिया और उससे फिर नया प्लांट बन गया। तो कटिंग का एग्जाम्पल है रोज, हिबिस्कस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय कटिंग। ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल, तो ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल है मैंगो और एप्पल। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? तो ग्राफ्टिंग में होता यह है कि किसी एक प्लांट के ऊपर कोई दूसरा प्लांट लगा देते हैं, किसी एक प्लांट के ऊपर कोई दूसरा डिजायर्ड प्लांट लगा देते हैं, डिजायर्ड प्लांट लगा देते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं साइकॉन, जिसको लगाया जाता है, और नीचे वाले को बोलते हैं स्टॉक और साइकॉन। डिजायर्ड प्लांट ऊपर की तरफ होता है और जिसपे लगाते हैं, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, जो मिनरल्स और वाटर को प्रोवाइड कर रहा होता है, वो स्टॉक होता है। ठीक है। और यहां से क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि इसमें मान लीजिए कोई फ्रूट बना, ये कोई फ्रूट बन गया, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई फ्रूट है, तो इस फ्रूट की जो प्रॉपर्टीज हैं, इसका जो जेनेटिक फीचर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? साइकॉन पे डिपेंड करेगा कि स्टॉक पे डिपेंड करेगा? तो चूंकि बना ये किससे है? साइकॉन से, तो इसका जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? साइकॉन पे डिपेंड करेगा। यानी कि ग्राफ्टिंग में जो नए प्लांट्स बनाए जाते हैं, जो साइकॉन लगाया जाता है स्टॉक के ऊपर, उसके पास जो फ्रूट्स बनते हैं, उनकी जो जेनेटिक प्रॉपर्टी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो वो साइकॉन पे ही डिपेंड करती है। ऐसा इस तरीके से क्वेश्चन यहां से बनाया जाता है। लेयरिंग की बात करें तो लेयरिंग इज सीन इन स्ट्रॉबेरी में देखने को लेयरिंग देखने को मिलती है। और टिश्यू कल्चर के द्वारा लैब के अंदर एक साथ कई सारे प्लांट्स उगाए जाते हैं, लैब में एक साथ कई सारे प्लांट्स उगाए जाते हैं। बहुत डिटेल इसका नहीं है। यहाँ टिश्यू कल्चर में लैब के अंदर बहुत सारे प्लांट्स एक साथ उगाए जाते हैं। लेयरिंग में क्या होता है? लेयरिंग में मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, इसकी ये स्टेम निकली हुई है, कोई ये इसकी कोई स्टेम है, और ये स्टेम हम लोगों ने जानबूझ करके जमीन से थोड़ी सी लगा दी और इस पे कुछ फोर्स लगा दिया ऊपर से, ताकि ये जमीन से सटी रहे। थोड़े दिन के बाद देखेंगे कि इस पे रूट्स निकल आएंगे, थोड़े दिन के बाद देखा जाएगा कि इस पे इस तरीके से रूट्स निकल आएंगे, और अगर इसको यहां से फिर हम काट दें तो ये यहां से नया प्लांट बन करके ग्रो कर जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं
लेयरिंग। इस तरीके से होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे लास्ट पॉइंट रिप्रोडक्शन बेसिक्स का जो है वो है रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। रिप्रोडक्टिव स्टेजेस एंड इट इज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किसके लिए है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव स्टेजेस कौन कौन सी? देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, जो पूरी की पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, चाहे फ्लावरिंग प्लांट में या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन के अंदर, तो रिप्रोडक्शन की जो पूरी प्रोसेस होती है ये टोटल 3 स्टेजेस में कंप्लीट होगी। किसमें किसमें? तो ये है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेजेस, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फिर फर्टिलाइजेशन स्टेज, फर्टिलाइजेशन स्टेज, और उसके बाद फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में क्या होगा? तो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का बनना। मेल एंड फीमेल गैमीट्स के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। और दूसरी स्टेप होगी गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर के प्रोसेस को प्लांट्स में हम लोग जानते हैं पॉलिनेशन के नाम से, पॉलिनेशन के नाम से, और ह्यूमंस में हम लोग जानते हैं इंसेमिनेशन के नाम से, इंसेमिनेशन के नाम से। यहां पे होगा क्या? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू फीमेल जेनाइटल रीजन। देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन में 2 स्टेप्स होंगे, गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर की। तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। मेल और फीमेल गैमीट्स के बनने के प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस कहेंगे। तो रिप्रोडक्शन किसी में भी हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चाहे प्लांट्स में चाहे ह्यूमंस में, तो पहले गैमीट्स को बनाए जाएंगे। मेल ह्यूमंस में हो रहा है तो मेल गैमीट स्पर्म बनेगा, फीमेल गैमीट ओवम बनेगी। ठीक है, तो उनके बनने के प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस। फिर उनको ट्रांसफर किया जाएगा, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास पहुंचाना है, इस प्रोसेस को कहेंगे गैमीट ट्रांसफर। प्लांट में इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं और ह्यूमंस में इंसेमिनेशन कहते हैं। उसके बाद होगा फ्यूजन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट के मिलने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। ठीक है, लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या क्या बनेगा यहाँ पे? जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी तो किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज में क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज में जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग किसी में भी पढ़ लें, चाहे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ें, चाहे हम लोग ह्यूमंस में पढ़ें, इन 3 स्टेजेस से ही हम लोगों को गुजरना पड़ेगा। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फर्टिलाइजेशन स्टेज एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो इसको जानने के बाद आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो एक तरीके से सेंटर्ड हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है इन्हीं 3 चीजों पे, कि पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। रिप्रोडक्शन बेसिक्स यहीं तक था। रिप्रोडक्शन बेसिक्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।